कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मैं आपको परिभाषा या थ्योरेटिकल टॉपिक काफ़ी सिखा रहा था। याद करिए, सबसे पहले हम लोग कल चर्चा किए थे आवर्त गति का। तो आवर्त गति के संदर्भ में आप सभी को याद भी हो जाना चाहिए और याद रहना भी चाहिए कि यदि कोई वस्तु किसी निश्चित पथ पर और निश्चित समय में अपनी गति को दोहराते हुए गति करती है, यदि कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित पथ पर अपनी गति को दोहराते हुए गति करती है, तो वस्तु के इस प्रकार की गति आवर्त गति कहलाती है। आवर्त गति के उदाहरण में ग्रहों की सूर्य के चारों ओर की गति, उपग्रहों की ग्रहों के चारों ओर की गति, इलेक्ट्रॉनों की नाभिक के चारों ओर की गति और घड़ी के सुइयों के नोक की गति। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर अपनी गति को दोहराते हुए गति करता है, तो वस्तु की यह गति क्या कहलाती है? वस्तु की यह गति दोलन या कंपन गति कहलाती है। और दूसरी आवर्त गति थी सरल आवर्त गति, कि यदि आवर्त गति करते हुए वस्तु का त्वरण विस्थापन के समानुपाती और दिशा माध्य स्थिति की ओर बनी रहे, तो उसे हम कौन सी गति कहते हैं? बच्चों, कल हम जो है सरल लोलक और लोलक से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं और स्टेप्स आपको सिखा रहे थे और समझा रहे थे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि अब हम आपको सरल लोलक के बारे में बताना चाहते हैं। सरल लोलक के बारे में बताना चाहते हैं तो यहाँ बेटा उन्हें कल बताए थे कि अगर कोई डोरी या धागा हो और उससे कोई एक गोलक बांध दिया जाए, तो इसी समायोजन या इसी जो है प्रबंध को हम जो है क्या कहते हैं? सरल लोलक। ठीक है, सिंपल पेंडुलम। यहाँ आपको दिखाए थे कि अगर ये छत हो, क्या हो अंजलि? इस पर छत, इस छत से कोई रस्सी या धागा बंधा हो, बंधा है, धागा या रस्सी जो है बंधा है, कल हमने बल्कि दिखाया भी था। और इस धागे या रस्सी से कोई धातु का गोलक बांध दिया जाए, तो यही समायोजन क्या कहलाता है? यही फिगर क्या कहलाता है? सरल लोलक। बच्चों, यहाँ हम कल आपको कई सारी परिभाषाएं सिखा रहे थे, ध्यान से एक एक देखिए जरा। यदि किसी धागे या रस्सी से देवेश पांडे कोई धातु का गोला बंधा हो, तो यही प्रबंध क्या कहलाता है? सरल लोलक। धागा सहित गोलक स्क्वायर लोलक, यही बताए थे ना। और ये गोलक के केंद्र से, ये जो केंद्र है, गोलक के केंद्र से संपूर्ण धागे तक की लंबाई लोलक की प्रभावी लंबाई कहलाती है। देखते जाओ बच्चों, सब परिभाषाएं हम आपको फिर से कल वाला एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। गोलक के केंद्र से संपूर्ण धागे तक की लंबाई प्रभावी लंबाई कहलाती है। और अगर लोलक रुकी अवस्था में, एकदम विराम में हो, डोंट हिल, तो लोलक की यह अवस्था साम्य अवस्था या साम्य स्थिति या माध्य स्थिति या माध्यावस्था कहलाती है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये लोलक है, अगर ये रुकी हुई अवस्था में है, जैसे स्थान ऊपर है, रुकी अवस्था में, ना उधर जा रहा ना इधर, ठीक है, विराम में है, तो जब कोई लोलक रुकी हुई अवस्था में होता है, विश्राम अवस्था में होता है, तो लोलक की यह अवस्था साम्य स्थिति या साम्य अवस्था कहलाती है। और याद करो, लोलक को हम साम्य स्थिति से किसी भी ओर, चाहे इधर और चाहे उधर,
जितनी दूर तक अधिकतम विस्थापित कर दे उसे लोलक का आयाम कहा जाता है। उड़ीसा देख रहे हो कितना वर्ड बन रहा है। तो यहाँ लोलक को हम ज्यादा से ज्यादा मान लो यहाँ देख चले आए स्थान ए तक, ये यहाँ पर खींच लाए हम, ये यहाँ पर ले आए, कहां तक खींच लाए बेटा? ओ से ए तक ले गए, तो यही ओ से ए तक की दूरी आयाम कहलाती है। ए लोलक का जो है अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड आयाम। ध्यान से देखो, किसी लोलक का साम्य स्थिति से किसी और उधर या इधर अधिकतम विस्थापन, ज्यादा से ज्यादा विस्थापन लोलक का आयाम कहलाता है। माने ये अगर यहां से यहां तक 5 सेमी हम खींच लाए हो लोलक को, तो ये इसका जो है आयाम हुआ 5 सेमी, ठीक। और यहां अगर हम लोलक को छोड़ दें, तो जब लोलक को साम्य स्थिति के किसी ओर विस्थापित किया जाए और छोड़ दिया जाए, तो ये लोलक यहाँ थोड़ी रुकेगा, ऐसे चलने लगेगा, चलते चलते ये साम्य स्थिति को पार कर जाएगा और साम्य स्थिति के दूसरी ओर कुछ दूर तक आएगा। माने मान लो ये यहां तक आया बेटा, कहां तक आया? उड़ीसा बी तक। ओ से हम कहां तक ले गए थे? ए। छोड़ दिए तो ए जो है साम्य स्थिति से होता हुआ कहां तक आया? बी। और फिर यहां से लौटे भी, रुकेगा थोड़ी, लौटेगा और अगर ये जो है फिर से कहां तक आ जाए बेटा? साम्य स्थिति तक। ओ से ए जाए, ए से बी जाए, बी से ओ आए, इतने को एक दोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एक दोलन। देखते जाओ कितनी परिभाषाएं बन रही है ना। तो फिर से समझो, लोलक को साम्य स्थिति के किसी एक ओर विस्थापित करके छोड़ने पर लोलक का साम्य स्थिति से होता हुआ दूसरी ओर कुछ दूर जाके पुनः साम्य स्थिति तक आना। ओ से ए तक जाए और फिर ए से बी तक दूसरी ओर, अब जैसे यहां तक पहुंचे, इसे ही हम जो है क्या कहते हैं? एक दोलन। और घड़ी देखते रहो, ओ से ए से बी, बी से ओ, आने जाने का कुल टाइम, इतना पूरे का टाइम, एक दोलन करने का टाइम आवर्त काल या दोलन काल कहलाता है। एक दोलन करने में लगा कुल समय, माने ओ से ए से बी, बी से ओ, इतना टाइम लगे जितना इतना करने में, उसे हम जो है क्या कहते हैं? आवर्त काल। अगर मान लो जल्दी जल्दी आ जा रहा हो, जल्दी जल्दी आ जा रहा हो, तो 1 सेकंड में गिनो कै दोलन कर ले जा रहा है। 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। माने वो 1 सेकंड में जितने भी दोलन कर ले जाए उसे हम क्या कहेंगे? ठीक। जैसे हम ऊपर से रस्सी बांधे चुल्ला में और रस्सी से नीचे पटरा बांध दें, पटरे पर किसी बच्चे को बैठा दें, तो ये बच्चा यहाँ गोलक हो गया, रस्सी जो है प्रभावी लंबाई हो गई और ये बन गया सरल लोलक, और झूला हो गया ये, और हम इसको पकड़े और उधर लेके चले जाएं वहाँ तक, कुर्सी तक, तो ये आयाम हो गया। वहाँ से छोड़ दें तो ऐसे इधर होते हुए दीवार की ओर, फिर ऐसे 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 झूलने लगेगा वो, ठीक है, ऐसे होगा। तो यहाँ हमने बताया कि एक दोलन जितना करने में समय लगता है वो दोलन का, और 1 सेकंड में जितना दोलन करता है उसे आवृत्ति। स्क्वायर जी अगर इस लोलक को यहाँ से पकड़े और इधर ले जाके छोड़ दें तो क्या करेगा वो? इधर आएगा। किधर आएगा? साम्य स्थिति की ओर। लेकिन अगर लोलक को हम पकड़े और इधर खींचे और यहाँ से छोड़ दें तब किधर आएगा? तब भी साम्य स्थिति की ओर। तो लोलक सदैव किसी बल के कारण किधर आने का प्रयास करता है, और लोलक जिस बल के कारण साम्य स्थिति की ओर आने का प्रयत्न करता है उसे प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? और जैसे इधर देखो जरा उन्हें, ये वस्तु है ना, इसको हम आपने कितना दूर खींचा? मान लो 5 सेमी, तो ये 5 सेमी क्या हुआ? आयाम। छोड़ दोगे तो ये ऐसे 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 उधर जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ तक आएगा एक दोलन, लेकिन इधर भी कुछ दूर जाएगा। लेकिन अब ये 5 तक नहीं जाएगा अपने आप, 4 रह जाएगा।
माने आयाम अब कितना हो गया, फिर ऐसे 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 ऐसे, अब की बार 3 है जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, अब की बार 2 है। तो ये जो वस्तु कंपन कर रही है, इसके कंपनों के आयाम समय के साथ क्या होते जा रहे हैं, 5 4 3 2 1 0, वस्तु रुक जाएगी। तो जब कोई कंपनकारी वस्तु माने सरल लोलक इस प्रकार कंपन करे कि उसके कंपनों के आयाम समय के साथ घटते रहे, कम होते रहे, तो ऐसे कंपन अवमंदित कंपन कहलाते हैं। उन्हें ऐसा समझ में आया बेटा? यदि कोई कंपनकारी वस्तु इस प्रकार कंपन करे कि उसके कंपनों के आयाम समय के साथ घटती रहे, कम होते रहे, तो ऐसे कंपन क्या कहलाते हैं सुषुप्ता? एक और परिभाषा मिल गई ना। एक चीज और, अवमंदित कंपन हुए क्यों? क्योंकि बेटा जब जो है हम वस्तु को इधर ले गए थे और छोड़े थे, तो ये जो हवा है, वायु के विरोध में लोलक को चलना पड़ता था। तो लोलक की जो ऊर्जा है वायु के विरोध में कार्य करने में खर्च हो गई थी, इसलिए आयाम हमेशा बार बार कम होता जा रहा था। अब अगर मान लो यहां हर जगह निर्वात हो, हवा हो नहीं करेगी, और लोलकुआ पकड़ी खाई चलाई 5 सेकंड छोड़ दे, तो लोलकुआ कंपन करे, तो ओमे ओका जब ना हवा के विरोध सहायक ना पड़ता था, तो कोई आयाम घटे न घटे ना। तो यदि कोई वस्तु कंपन कर रही हो और उसके कंपनों के आयाम समय के साथ न बदले न घटे, तो ऐसे कंपन मुक्त कंपन कहलाते हैं, फ्री कंपन, आजाद कंपन कहलाते हैं। यहां बीच में आपको 2 नई चीजें बताना चाहता हूं, जैसे जो है सुषुप्ति बताना चाहता हूं आवर्ती बल। कैसा बल सुषुप्ति? आवर्ती बल। क्या है आवर्ती बल? चित्र देखकर समझो तो मैं बता दूं, समझोगे? जैसे एक लड़का पकड़े खड़ा हो गया और हम आए होगा मेरी धक्का, कौन गति मारे? पीछे की तरफ, पश्चिम दिशा में। तो हमने जो है 5 न्यूटन का, हमने जो है इस दिशा में 5 न्यूटन का बल लगाया। क्या न्यूटन का? बेचारा बैठा लग गया, हेमूर आ गया। जब हेमूर आ गया तो फिर क्या कहते खड़ा कि मैं धक्का, अब सामने कहते 4 न्यूटन के, ठीक? हेमूर चला है तो वह कहते मारे 3 न्यूटन का, ठीक है? समझता है? यहाँ का आई के वजह तो इधर से मारे 2 न्यूटन, ठीक है? फिर वो यहाँ पहुंच गए, फिर मारे 5 न्यूटन के। अब देखो इस बल की औकात देखो, इस बल की विशेषता देखो, और सुषुप्ति बताओ क्या खासियत है। किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, लेकिन कभी 5 है तो कभी 4, कभी 3, कभी 2, माने बल का परिमाण बदल रहा है, दिशा भी बदल रही, क्या? कभी यूं तो कभी यूं तो कभी यूं तो कभी यूं। तो ये जो बल लगाया जा रहा है किसी वस्तु पर, समय के साथ इसकी दिशा और परिमाण दोनों क्या हो रहे हैं, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। 5 रहन हेमूर, 4 रहन हेमूर, 3 रहन हेमूर, 2 रहन हेमूर। फिर कुछ देर बाद देखा पहले वाली कंडीशन रिपीट होगी, क्या? 5 फिर आ गया, वह दिशा में आ गया। तो माने अगर किसी वस्तु पर ऐसा बल लगाया जाए जिसकी दिशा और परिमाण समय के साथ बदलती रहे, किंतु एक निश्चित समय के पश्चात बल अपनी प्रारंभिक दिशा और परिमाण को पुनः प्राप्त कर ले, तो ऐसे बल को मजा आएगी। आवर्त शब्द मतलब रिवाइज करना, दोहराया जाना बताइए। तो यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा और परिमाण दोनों समय के साथ बदलती रहे और एक निश्चित समय के पश्चात बल अपनी प्रारंभिक दिशा और प्रारंभिक परिमाण को फिर से प्राप्त कर ले, तो ऐसे बल क्या कहलाते हैं? याद रहेगा। आवर्ती बल के बारे में जान गए कि नहीं?
देखो बड़ी छोटी मोटी परिभाषाएं इस लेसन में है, ज्यादा उन्हें सब। उसके बाद एक बहुत मजेदार टॉपिक, स्वाभाविक आवृत्ति। क्या उन्हें सर? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? कौन सी? स्वाभाविक आवृत्ति। ऐसा है बच्चों, साइंटिस्टों ने पता लगाया है दुनिया की प्रत्येक वस्तु में, हम, आप, कुर्सी, बेंच, मेज, घर, मकान, दीवार, पंखा, सब सदैव कंपित होती रहती है, माने कंपन करती रहती है। और उनका जो कंपन करती रहती हैं, उनका जो आयाम है, इधर जाना या इधर जाना, बहुत कम है। मतलब अगर हम जैसे कंपन करी, अगर हम ऐसे ऐसे है, ऐसे 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 करत रही तो सबके दिखाई कर जो सर कंपन कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जब इधर जा रहा था मेरा आयाम 5 सेंटीमीटर, इधर आया मेरा आयाम 5 सेंटीमीटर, तो आयाम 5 सेंटीमीटर का दिखावे करे। लेकिन अगर हम ऐसे जाए तो आयाम हमारा 1.5 है, तो कम समझ में आए कि तो कसम लगे सर जी ना चल रहा है। और अगर हमारा आयाम मिलीमीटर में है तो देखा कितने में? मिलीमीटर में चलता ही ना समझ में आता है ना। और अगर आयाम हमारा माइक्रोन अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो कसम का कैसे देखा? स्थिर देखा ना। तो प्रत्येक वस्तुएं एक निश्चित आवृत्ति से स्वतः कंपित होती रहती है। माने आज से जान लो दुनिया की हर वस्तु कंपनगत करती रहती है। हम ऐसे खड़े नहीं हैं, हम कंपनगत कर रहे हैं, लेकिन हमारा आयाम बहुत कम है, इसलिए हम आपको स्थिर नजर आ रहे हैं, लेकिन हम कंपन कर रहे हैं। तो प्रत्येक वस्तुएं जिस निश्चित आवृत्ति से स्वयं या स्वतः कंपित होती रहती हैं, उनकी वह आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति कहलाती है। माने हम अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन कर रहे हैं, आप अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से, देवलिया अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से। समझ में आया? तो प्रत्येक कंपनकारी वस्तुएं अपनी एक निश्चित आवृत्ति से स्वतः स्वमेव कंपन करती रहती हैं, और वस्तुएं जिस निश्चित आवृत्ति से खुद कंपन करती रहती हैं, वह आवृत्ति क्या कहलाती है? स्वाभाविक आवृत्ति। इधर के लिए अब यहां पर एक और बात ध्यान समझो। स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन कर रही अगर कोई वस्तु, और उस पर हम बाह्य आवर्ती बल लगाए, माने बाहर से बल लगाए, लेकिन जो वस्तु है उसके कंपनों पर कोई फर्क ना पड़े, वो जो है अपने ही आवृत्ति से कंपन करती रहे, तो ऐसे कंपन मुक्त कंपन होते हैं। ऐसे कंपन क्या होते हैं? माने स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करती हुई वस्तु, स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करती हुई वस्तु पर यदि बाह्य आवर्ती बल लगाए जाने से वस्तु पर बाह्य आवर्ती बल का कोई प्रभाव ना पड़े, वस्तु अपनी ही आवृत्ति से कंपन करती रहे, तो वह कंपन क्या होता है? मुक्त कंपन। ठीक। लेकिन अगर स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करती हुई वस्तु पर बाह्य आवर्ती बल लगाने से वस्तु बाह्य आवर्ती बल की आवृत्ति से कंपन करने लगे, माने जैसे कोई वस्तु कंपन कर रही है, मुकर जोड़ के ढकेल दी तो वस्तु तेज कंपन करे लगा। क्यों? क्योंकि जो ताकत हमने दिया उस ताकत से वो कंपन करने लगी। तो ऐसे कंपन प्रणोदित कंपन कहलाते हैं। ध्यान से सुनो, ऐसे कंपन क्या कहलाते हैं? नाम बहुत सारे आते जा रहे हैं कि नहीं? देखो जरा एक बार फिर से। स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करती हुई वस्तु पर यदि बाह्य आवर्ती बल लगाने से वस्तु बाह्य आवर्ती बल की आवृत्ति से कंपन करने लगे, तो ऐसे कंपन क्या कहलाते हैं? और अगर बाह्य आवर्ती बल लगाने पर वस्तु के कंपनों में कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो ऐसे कंपन। एक और कंपन है बेटा उन्हें पोषित कंपन। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि कंपनकारी वस्तु के कंपनों के आयाम अगर समय के साथ घटते रहे, तो ऐसे कंपन कौन से कंपन कहलाते हैं? अवमंदित कंपन। लेकिन अगर जैसे आयाम घट रहा हो, बीच में आकर थोड़ी ताकत लगा दी, फिर से आयाम बढ़ जाए, माने अगर हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाकर उसके कंपनों को पाले रहे, पोषित रखें, तो ऐसे कंपन क्या कहते हैं? ठीक। अब इस लेसन का बेटा महा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं,
जो हर साल हर जगह हर एग्जाम में पूछा जाता है और जो दैनिक जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अनुनाद। और अभी इसके में मजा बहुत आएगी, रेजोनेंस। तो यहाँ उनेसा जी के कहने पर है, मैं एक बार सारी बातें फिर से रिपीट कर रहे हैं, गौर फरमाइएगा। यदि कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा, निश्चित पथ पर निश्चित समय में अपनी गति को दोहराते हुए गति करता है तो वस्तु की यह गति, जैसे ग्रहों की गति सूर्य के चारों ओर, उपग्रहों की गति ग्रहों के चारों ओर, इलेक्ट्रॉनों की गति घड़ी सुइयों के नोक की गति। और यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर अपनी गति को दोहराते हुए गति करता है तो यह गति, परिभाषा बहुत है ना बेटा। फिर उसके बाद बच्चों बताए कि यदि कोई वस्तु इस प्रकार आवर्त गति करे कि उसके जो है त्वरण विस्थापन के क्या हो, समानुपाती, दिशा माध्य स्थिति की ओर हो, तो ऐसा गति क्या कहलाती है, सरल। फिर बताए कि किसी धागे या रस्सी से बंधा धाग का गोलक सरल लोलक कहलाता है। सरल लोलक की रुकी हुई अवस्था क्या कहलाती है, साम्य अवस्था। लोलक के केंद्र से संपूर्ण धागे तक की लंबाई क्या कहलाती है, माध्य स्थिति से किसी भी ओर अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है। माध्य स्थिति से किसी भी ओर छोड़े जाने पर दूसरी ओर कुछ दूर जाके पुनः माध्य स्थिति तक आना क्या कहलाता है, एक दोलन करने में लगा समय दोलन काल, 1 सेकंड में हुए दोलन आवृत्ति। जिस बल के कारण लोलक सदैव साम्य स्थिति की ओर आने का प्रयास करता है वह बल। वस्तु के कंपनों के आयाम यदि समय के साथ घटते रहे तो ऐसे कंपन, और यदि जो है कंपनकारी वस्तु पर बाह्य आवर्ती बल का कोई प्रभाव न पड़े, वस्तु के कंपनों के आयाम न बदले तो ऐसे कंपन। वह बल जिसकी दिशा और परिमाण समय के साथ बदलती रहे और एक निश्चित समय के पश्चात वस्तु अपनी प्रारंभिक दिशा और परिमाण को पुनः प्राप्त कर ले, बाह्य आवर्ती बल इधर के लिए। और वस्तुएं जिस निश्चित आवृत्ति से स्वयं या स्वतः कंपित होती रहती हैं वह आवृत्ति क्या कहलाती है। यदि किसी कंपनकारी वस्तु पर बाह्य आवर्ती बल लगाए जाने से वस्तु बाह्य आवर्ती बल की आवृत्ति से कंपन करने लगे तो प्रणोदित कंपन। और यदि किसी कंपनकारी वस्तु के कंपनों के आयाम पोषित रखा जाए ऊर्जा दे देकर तो उस तरह के जो है कंपन पोषित कंपन। अब बताना क्या है, अनुनाद। ध्यान से समझो जरा, रेजोनेंस। क्या नाम है तुम्हारा, शिवांशु। देखो बेटा हमने बताया, आप ध्यान सुनो, मजा आएगा बहुत। शिवांशु, दुनिया की प्रत्येक वस्तु क्या करती रहती है, किस आवृत्ति से, स्वभाव की आवृत्ति से। तो अगर कोई वस्तु स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन कर रही हो और उस पर हम बाह्य आवर्ती बल लगाएं, और अगर ऐसा बल लगाएं जिसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर या पूर्ण गुणज हो, इसका मतलब समझो, जैसे हम 5 हर्ट्ज आवृत्ति से कंपन करते हैं, कितने आवृत्ति से, हमारा स्वाभाविक आवृत्ति कितना बार, 5 हर्ट्ज। अब हमारे ऊपर क्यों बल लगावे, लेकिन ऐसा बल लगावे जेके आवृत्ति 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 35 हो। आप समझे, माने जौन बल लगावा जाए ओके आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर या ओके गुना में हो, दुगुना हो, तिगुना हो, 4 गुना हो। ऐसा जब कीन जाता है तो बड़ी मजेदार घटना हो जाता है। फिर सुनो ना यार, स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करती हुई कंपनकारी वस्तु पर यदि ऐसा बाह्य आवर्ती बल लगाया जाए जिसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर या पूर्ण गुणज हो, तो वस्तु बाहर वाली आवृत्ति से कंपन करने लगेगी, लेकिन वस्तु के कंपनों का आयाम बढ़ जाते हैं। माने जो पहले वो 1 माइक्रोन था 10 सेमी, 20 सेमी, तो वस्तु कंपन करते हुए दिखने लगती है। यही घटना क्या कहलाती है, अनुनाद। इनका विश्वास है ज्यादा, माने वस्तु कंपन करते हुए नजर आने लगती है, इनका विश्वास करा होता है। अगर अब है पुल पे खड़ा हो जाए, आज खड़े हो जाओ, पुल पे खड़े हो जाओ या पुलिया पे खड़े हो जाओ, और बेटा वो जो पुल है वो स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन कर रहा है, लेकिन कंपनों का आयाम कम है। ऐसे है, इतना ऊपर नीचे आवत जाता है लेकिन इतना कम जाता होता है कि हमका सबका समझ में ना आया होता है, हम सब उसका स्थिर जानते हैं। लेकिन जैसे कौनो गाड़ी जाता है पुल पर से, कौनो भारी भार कम गाड़ी गुजरत है, तो जब गाड़ी जात है तो गाड़ी का कतबा बाह्य आवर्ती बल लगावत बा के पे पुला पे, तो देखा था पुला ऐसे हिले लगा, तो हिलत नजर आओ कि ना,
माने ओके आयाम बड़ा बड़ा हो गया, ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे आवे लागत है, तो का सब कुल कंपन गत कर समझ में आवत है। यह घटना का हुआ। एक बार फिर से, स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करती हुई कंपनकारी वस्तु पर यदि ऐसा बाह्यावर्ती बल लगाया जाए जिसकी आवृत्ति वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर या पूर्णगुणज हो, तो वस्तु में बड़े बड़े आयाम के कंपन होने लगते हैं और वस्तु कंपित होने दिखती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? जैसे पुल पर अगर गाड़ी गुजरती है तो पुल पर गाड़ी जो बल लगाती है उस बल की आवृत्ति पुल की आवृत्ति बराबर होती होगी, तब पुल में आयाम जो है क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े, और हमको पुल जो है कंपन करते हुए नजर आता है। इनको नहीं विश्वास है। जो घर ट्रेन वगैरह के पास में होते हैं, रेलवे लाइन वगैरह के पास बने होते हैं, उन घरों में जब रहो आप तो जब ट्रेन गुजरती है तो घर हिलता समझ में आता है, तो आता है ना, हमारे घर के पास पे है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो ट्रेन गुजरती है उसके द्वारा लगाए गए बल की आवृत्ति आपके घर की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर, इसलिए आपके घर में आयाम बढ़ जाते हैं और आपको जो है घर कंपित होते हुए नजर आता है। उन्हें अगर किसी दुकान पे जाओ जहां गेहूं पीसा जाता हो, चक्की जहां लगी हो, तो जो उसके मकान की दीवारें हैं, दीवार से पटरा आया रहता है मशीन का, चक्की जैसे चक्की चलाता है दिवालिया में हिलती रहती है, अगर आप देखे हो तो अब आप वैसे तो आपको दीवार जो है स्थिर दिखती है, कंपन कर नहीं रही है, लेकिन जब चक्की चलाते हैं चक्की द्वारा जो बल है उस पर लगता है दीवार पे, वो दीवार की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होता है, इसलिए दीवार में बड़े आयाम के कंपन होने लगते हैं और दीवार हिलती या कंपित करती हुई महसूस होती है। समझ में आया? तो जब किसी कंपनकारी वस्तु पर ऐसा बाह्यावर्ती बल लगाया जाए जिसकी आवृत्ति वस्तु की आवृत्ति के समान स्वाभाविक आवृत्ति समान या पूर्णगुणज हो, तो वस्तु में बड़े आयाम के कंपन उठने लगते हैं और यही घटना क्या कहलाती है? रेजोनेंस या अनुनाद। मजा आया? समझ में आया? समझ आ रहा है? अब बच्चों, अनुनाद जो है सही सही दो प्रकार के होते हैं, सुषमी, तीक्ष्ण अनुनाद, सपाट। जब बाह्यावर्ती बल लगाने से वस्तु में बड़े बड़े आयाम के कंपन, माने आयामों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो तो वो तीक्ष्ण अनुनाद, और आयाम में थोड़े परिवर्तन हो तो सपाट अनुनाद। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अनुनाद तीन होते हैं, वैद्युत, ध्वनि और यांत्रिक। यांत्रिक माने काम पे करना। जानते हो बच्चों, जो मिलिट्री है उसको प्रतिबंध है कि अगर पुल पे गुजरो तो फ्लैग मार्च नहीं करो। मतलब जो मिलिट्री वाले होते हैं तब विश्राम कदम ताल करते हुए चलते हैं ना, फ्लैग मार्च। लेकिन उनको कोर्ट ने आदेशित किया कि पुल वगैरह जब गुजरो तो कदम ताल ना करो। क्यों? क्योंकि वो जब पुल पर जो है गुजरे और कदम ताल करते हुए गुजरेंगे तो सभी सैनिकों के कदमों से आरोपित बल की आवृत्ति पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो सकती है और पुल में बड़े आयाम के कंपन होने लगेंगे और इससे पुल के टूट जाने का खतरा हो सकता है। और यह अनुनाद यांत्रिक अनुनाद कहलाता है। यह अनुनाद क्या कहलाता है? ऐसे ध्वनि अनुनाद। देखो कभी कभी जो है मेज पे गिलास उलास रखे रहो, डीजे उजे बजता है तो सब लड़ने लगते हैं, हिलने लगते हैं, ध्वनि अनुनाद है। ध्वनि के कारण आरोपित बल की आवृत्ति गिलास की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है और हिलने लगती है। या कभी आप जो है बाल्टी या सुराही नल के नीचे लगा दो और देखो ना, नल खोल दो, आपको समझ में आ जाता है कि बाल्टी आधी भरी है या समझ में आता है बाल्टी भरी है, आवाज से पता लग जाता है, महसूस करते हो। तो वही अनुनाद वाली घटना होती है, उस तरह की आवाज निकलती है जैसे जो है भर गया हो, पूरा समझ में आता है, नहीं तो जो है गहरी गहरी आवाज आती रहती है ना। तो ये सब ध्वनि अनुनाद है। और इंटर में जाओगे बेटा तो वैद्युत अनुनाद पढ़ने को मिलेगा। आप सभी को बहुत बहुत